नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटिल। हम आपके लिए लेकर आए हैं इस वक्त की 9 बड़ी खबरें। आज हम आपको दिखाएंगे आतंक की खुफिया सुरंग को भारत ने कैसे खोद डाला। साथ ही आपको दिखाएंगे मौत का ट्रेलर देखने के बाद भी दिल्ली वाले संभलने का नाम क्यों नहीं ले रहे। जम्मू के सांभा सेक्टर से लगे इंटरनेशनल बॉर्डर पर सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान से खोदी गई उस सुरंग का पता लगा लिया जिससे होकर नगरोटा के 4 आतंकवादी भारत में घुसे। ये सुरंग करीब 150 मीटर लंबी है। इसकी चौड़ाई 2.5 मीटर है और ये करीब 25 से 30 मीटर गहरी है। इसे बनाने में पूरी इंजीनियरिंग तकनीक अपनाई गई। सुरंग का एक छोर हिंदुस्तान में तो दूसरा पाकिस्तान में जाकर खुलता है। ये खुफिया सुरंग दिखने में बहुत छोटी नजर आ रही है, लेकिन इसी सुरंग के जरिए 4 आतंकवादी पाकिस्तान से भारत आए। गुरुवार को उन 4 आतंकवादियों को नगरोटा में मार गिराया गया। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि जैश ए मोहम्मद के उन आतंकवादियों को भारत में घुसपैठ कराने के पीछे कोई न कोई गाइड जरूर शामिल है। सुरंग में मिले सैंड बैग पर पाकिस्तान के कराची का पता है। इस सुरंग के पास मिले सबूतों से साफ है कि नगरोटा के आतंकवादियों को पाकिस्तानी एजेंसियों से पूरी मदद मिली। बिना पाकिस्तानी आर्मी की मदद के इतनी बड़ी सुरंग खोदना नामुमकिन है। अभी जो नगरोटा में जो मारे गए वो उसी टनल से वो हो गया है कि बिल्कुल ये ही लगता है कि ये यहीं से क्रॉस हुए हैं और ये बिल्कुल फ्रेश टनल है। ये सुरंग अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गांव रिगाल के पास मिली है जो जीरो लाइन के बेहद करीब है। इसके ऊपर अगर कोई जवान मुस्तैद भी रहा होगा तो उसे भनक तक नहीं लगी होगी और आतंकी बड़े आराम से पाकिस्तान से भारत में घुस आए होंगे। सुरंग का मुंह ऐसी जगह पर खुला गया था जिससे ये सुरक्षा कैमरे में भी कैद नहीं हो पाया। इनकी इस जगह से इन्फिल्ट्रेशन हुई है। ये इस टनल का इस्तेमाल किया गया है और 5 से 6 घंटे का वक्त इन्होंने लगाया है हाईवे तक पहुंचने में। पिछले 3 महीनों में सांबा सेक्टर के इंटरनेशनल बॉर्डर पर यह दूसरी सुरंग है जिसका खुलासा सुरक्षा बलों ने किया। दिल्ली में कोरोना से मौत का आंकड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना ना फैले इसके लिए सरकार लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने की भी बात कह रही है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। दिल्ली में कोरोना इस कदर बेकाबू हो गया है कि सिर्फ 16 दिन में 1 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो गए हैं। मौत का आंकड़ा हर दिन शतक छू रहा है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 121 लोगों की मौत हो गई। पिछले 11 दिनों में ये 5वीं बार है जब मृतकों की संख्या ने 100 का आंकड़ा पार कर लिया। रविवार को पुलिस ने मास्क नहीं पहनने पर 1501 चालान किए, 2000 का जुर्माना लगाया, लेकिन इसके बावजूद भी दिल्ली के बाजारों में भारी भीड़ है। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार डराने की हद से भी ज्यादा तेज हो गई है। दिल्ली में सबसे ज्यादा फिक्र मौत की संख्या को लेकर है। दीपावली के बाद देश में कोरोना से हुई हर 5वीं मौत दिल्ली में हुई है। देश की 20% मौत अकेले दिल्ली में हो रही है, लेकिन इसके बावजूद लापरवाही चरम पर है। इस वक्त मौजूद है गांधीनगर की एक बहुत बड़ी मार्केट है, कपड़ा मार्केट है और यहाँ की तस्वीरें आप देख लीजिए। लोगों को समझाने के लिए पुलिस होनी चाहिए, लेकिन यहाँ कोई नहीं है। आप भीड़ देखिए, काफी ज्यादा लोगों की भीड़ है। मास्क नहीं लगाया बना और नाक पे इस तरह की जो लापरवाहियाँ है इसको लेकर 2000 रुपए का चालान कर दिया गया है। नोटिफिकेशन हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद लोगों को अपनी जान की फिक्र नहीं है। कोरोना की तीसरी लहर ने दिल्ली को हिला कर रख दिया है। कोरोना काल में पहले रोजाना 250 से 300 लोगों की मौत होती थी, लेकिन अब मौत का आंकड़ा बढ़ा तो शमशान घाटों पर भी दबाव बढ़ गया। 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 10 चिताएं जल रही हैं जो कि कोविड से मरने वालों की है। इसके साथ साथ अभी यहाँ पर 2 से 3 एम्बुलेंस भी खड़े हैं जिसमें कोविड के शव रखे हैं जो अपनी बारी का यहाँ इंतजार कर रहे हैं ताकि उनका अंतिम संस्कार हो सके। भीड़ बढ़ने पर दिल्ली के नागलोई और पंजाबी बस्ती बाजार और जनता मार्केट को 30 नवंबर तक के लिए सील कर दिया गया है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देश भर में कोरोना संक्रमण ने रफ्तार पकड़ ली है। राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर नई पाबंदियां लगाकर संक्रमण को रोकने की पूरी कोशिश कर रही हैं। गुजरात और मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान में सख्ती बढ़ा दी गई है। गहलोत सरकार ने 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। अब रात में सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी में ही घर से बाहर निकलने की इजाजत है। राजस्थान के शहरों में सख्ती की वजह है पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना के मामले में सबसे लंबा जंप। राजस्थान में रविवार को 3260 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए, जबकि 17 लोगों की मौत हो गई। जयपुर में भी रविवार को 603 नए कोरोना केस सामने आए।
नतीजा ये हुआ कि राजस्थान के 8 शहरों में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। उत्तर प्रदेश में दिल्ली से आने वाले सभी यात्रियों का कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। इतना ही नहीं, देश में पिछले 24 घंटे में 43,652 पॉजिटिव केस सामने आए, जबकि इसी दौरान 487 लोगों की कोरोना ने जान ले ली। यानी 24 घंटे में हर 3 मिनट में देश में कोरोना की वजह से एक मौत हुई है। कोरोना के इस विस्फोट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधी नजर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल मीटिंग कर सकते हैं। इस मीटिंग के पहले दौर में उन राज्यों के सीएम से प्रधानमंत्री वर्चुअल मीटिंग करेंगे जहां कोरोना केस का विस्फोट हुआ है। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सीएम उद्धव ठाकरे को अब सुझाव दिए जाने लगे हैं कि महाराष्ट्र के कोरोना प्रभावित शहरों में भी रात का कर्फ्यू लगाया जाए। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे कल राज्य की जनता से रूबरू हुए और कहा कि ये कोरोना की लहर नहीं, सुनामी है, इसलिए अगर बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। उद्धव ने कहा कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक कोरोना से बचाव का उपाय सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना ही है। ही लाट जर पहिल्या लाटेची तुलना केली तर नुसती लाट नाही तर सुनामी आहे की काय अशी भीती वाटते। लोग कह रहे हैं कि ये कोरोना की लहर है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये लहर नहीं, कोरोना की सुनामी है। वैक्सीन अभी हमारे हाथ में नहीं है। महाराष्ट्र में 12 करोड़ लोग हैं, इसकी 2 डोज चाहिए, यानी 24 करोड़ डोज। इसे लोगों तक पहुंचाने में कितना वक्त लगेगा ये स्पष्ट नहीं है। फिलहाल इसका समाधान सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना है। अभी बहुत से लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, जो चिंता का विषय है। उद्धव की चिंता मुंबई और राज्य के दूसरे हिस्सों से आ रही इसी तरह की डरावनी तस्वीरें हैं। बार बार अपील करने के बावजूद लोग मास्क नहीं पहन रहे, बाजारों में भीड़ कर रहे हैं। ये तस्वीर मुंबई के बहराम बाग मार्केट की है, जहां लोग बिना मास्क के बिना सोशल डिस्टेंसिंग के घूम रहे हैं और सवाल पूछने पर ऊल जलूल तर्क देने लगते हैं। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र में ही कोरोना का खतरनाक रूप देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 5,753 नए केस सामने आए हैं, जबकि 50 मरीजों की मौत हुई है। राज्य में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 17,80,000 को पार कर चुकी है। हालांकि अच्छी बात यह है कि फिलहाल सिर्फ 81,500 मरीज ही एक्टिव हैं। महाराष्ट्र में भी जिस तरह से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, उसके बाद अब वहां भी नाइट कर्फ्यू लगाने पर विचार हो रहा है। कोरोना वायरस की वजह से शादी समारोह पर भी बड़ा असर पड़ रहा है। राजस्थान और गुजरात में जारी नाइट कर्फ्यू की वजह से हजारों शादियां अटक गई हैं। लॉकडाउन हटने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली थी और अपने बच्चों की शादियों की डेट फिक्स की, कार्ड छपवाए, मेहमान बुलाए, समारोह की पूरी तैयारी हो गई। लेकिन जिस तरह एक बार फिर कोरोना के मामलों में तेजी आई है, उससे हजारों शादियां अधर में लटक गई हैं। गुजरात के अहमदाबाद समेत 4 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा तो सबसे ज्यादा मुसीबत उन परिवारों पर पड़ी जहां इस दौरान शादी होने वाली है। हम अहमदाबाद के कुबेर नगर इलाके में जहां अब शादी का जो ये फंक्शन है वो घर में ही आयोजित किया जा रहा है। इस वक्त जो दूल्हा है उसकी हल्दी की रस्म चल रही है। बिना किसी चेतावनी के लगे नाइट कर्फ्यू ने शादी वाले परिवारों को उलझन में डालकर रख दिया है। गवर्नमेंट का परमिशन 200 लोगों का था, तो पहले तो हम लोग भी सोच रहे थे कि 200 के भी करें या ना करें, तो फिर 200 लोगों के अरेंजमेंट के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट वही होता है। गुजरात में कोरोना के केस और कैजुअलिटी दोनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, इसलिए सख्ती भी जरूरी है। गुजरात में पिछले 24 घंटे में 1495 नए कोरोना केस सामने आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 13 लोगों की जान चली गई। अहमदाबाद की तरह पिंक सिटी जयपुर में भी कोरोना ने शादियों पर फुल स्टॉप लगा दिया है। नाइट कर्फ्यू के बीच जयपुर प्रशासन ने शादियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके मुताबिक शादी समारोह की जानकारी जिला मजिस्ट्रेट को देनी होगी। बिना परमिशन शादी समारोह पर 5,000 जुर्माना लगेगा। शादी समारोह की वीडियोग्राफी करानी अनिवार्य है। शादी समारोह में 100 से ज्यादा लोग जमा होने पर 25,000 जुर्माना लगेगा। नवंबर और दिसंबर में शादियों का शुभ मुहूर्त होता है। अगर कोरोना की रफ्तार नहीं थमी तो आगे भी शादियों पर संकट खड़ा हो सकता है।
भारत समेत दुनिया भर में बढ़ते कोरोना के खतरे के बीच वैक्सीन पर एक बड़ी खुशखबरी है। दावा किया जा रहा है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 11 दिसंबर को अमेरिका में लग सकता है पहला टीका। कोरोना की वापसी से कराह रही पूरी दुनिया को बस एक ही इंतजार है और वो है कोरोना की वैक्सीन का। भारत समेत दुनिया के कई देशों में इसे लेकर काम अंतिम चरण में है और वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर ये है कि अमेरिका में 11 दिसंबर को कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन लगाई जा सकती है। अमेरिका में कोरोना वैक्सीन कार्यक्रम के प्रमुख मोंसेफ सलोई ने कहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो अमेरिका में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज 11 दिसंबर को लगाई जा सकती है। कोरोना वैक्सीन बनाने वाली अमेरिकी कंपनी फाइजर ने यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को आवेदन सौंपा है। आवेदन में फाइजर ने वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मांगी है। FDA वैक्सीन की सलाहकार समिति की 10 सितंबर को इस पर बैठक है। अगर बैठक में इजाजत मिल जाती है तो अगले दिन ही वैक्सीन उपलब्ध हो सकती है। अमेरिकी कंपनी फाइजर ने कोरोना वायरस के खिलाफ 95% प्रभावी वैक्सीन बनाने का दावा किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने एक बार फिर पार्टी के कामकाज के तरीके पर सवाल उठाए हैं। गुलाम नबी आजाद ने कहा 72 साल में कांग्रेस सबसे निचले पायदान पर है। 72 साल में हम सबसे नीचे नंबर पे स्तर पे आ गए हैं। 5 स्टार से इलेक्शन नहीं लड़े जाते हैं। आज हमारी प्रॉब्लम लीडरों की क्या है? लीडरों के है टिकट ले दिया तो जाके 5 स्टार में पहले बुक हो गया, फिर 5 स्टारों में भी कौन सा अच्छा है उसमें चले जाए कि 5 स्टार डिलक्स होगा तो उसमें जाएंगे। पार्टी में गांधी और नॉन गांधी का सवाल नहीं है, सवाल है प्रोग्राम का और काम का। कांग्रेस में भूचाल आने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। कपिल सिब्बल के बाद सीनियर नेता गुलाम नबी आजाद ने भी अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े कर दिए। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि पार्टी ग्राउंड पर लड़ना भूल चुकी है। अगर कांग्रेस को मजबूत करना है तो अध्यक्ष से लेकर आम कार्यकर्ता तक सभी को मेहनत करनी होगी। जिम्मेदारी समझनी चाहिए, जनरल सेक्रेटरी भी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, प्रेसिडेंट को भी जिम्मेदारी समझनी। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, इसीलिए तो हम लोगों ने वो लेटर बनाई थी, इसी से मैं जोड़ता हूँ। मिडिल रंग को भी मेहनत करनी पड़ेगी, निचले लेवल पे भी मेहनत करनी पड़ेगी। लीडरशिप होगा तो अगर कल आप राहुल गांधी को चेंज करोगे, सोनिया गांधी को बनाओगे, गुलाम नबी बनाओ, कपिल सिब्बल बनाओ, आनंद शर्मा को बनाओ, दूसरे किसी को बनाओ, उससे चेंज नहीं होगा। सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है। गुलाम नबी आजाद ने जब बेबाकी से अपनी बात मीडिया के सामने रखी तो एक बार फिर से कांग्रेस के कुछ नेता सामने आए और आजाद को नसीहत दी कि इस तरह की बातें पार्टी फोरम में रखनी चाहिए, सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर नहीं। अगर पार्टी फोरम पे बात की जाए, कम से कम वो लोग जो पार्टी फोरम पे बात कर सकते हैं उन्हें पार्टी फोरम पर ही बात करनी चाहिए। गुलाम नबी आजाद उन 23 नेताओं में सबसे आगे थे जिन्होंने अगस्त में कांग्रेस लीडरशिप में बदलाव के लिए चिट्ठी लिखी थी। लव जिहाद पर यूपी एमपी में कानून बन रहा है, लेकिन इस कानून को असदुद्दीन ओवैसी ने असंवैधानिक करार दिया है। इस बीच छिंदवाड़ा और लखनऊ से लव जिहाद की ऐसी कहानियां आई हैं जिसे देखकर कानून का विरोध करने वालों को जवाब मिल जाएगा। पिछले 1 साल से मैं बहुत परेशान हूँ। साबिर अली नाम का लड़का मेरे को ब्लैकमेल करता है, बोलता है मैं तुझे जान से मार दूंगा। छिंदवाड़ा की ये लड़की 1 साल से परेशान है। परेशानी की वजह है लव जिहाद। धर्म परिवर्तन के लिए बोलता है इस्लाम कबूल कर ले और मेरे से शादी कर ले, और ऐसा नहीं किया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। लखनऊ की एक पीड़ित बच्ची की कहानी और भी डराने वाली है। लव जिहाद की वजह से इसने जो जिल्लत और यातना झेली है उसे सुनकर आप हिल जाएंगे। और खाने के बाद इन्होंने हमको बेहोश कर दिया। बेहोश करने के बाद इन्होंने वीडियो बना ली हमारी। लव जिहाद का वायरस छिंदवाड़ा और लखनऊ तक ही नहीं सीमित है, ये पूरे देश में फैला है। अब जब ऐसे जालसाजों को कानून बनाकर सजा देने की बात शुरू हुई है तो उन दबी और मजलूम आवाजों को हिम्मत मिली है, वो सामने आ रही है। यूपी एमपी की राज्य सरकारें लव जिहाद पर कानून बनाने की तैयारी कर रही हैं, लेकिन इस पर अब जोरदार सियासत हो रही है। ओवैसी इसे संविधान के खिलाफ बता रहे हैं। मोहब्बत फैलाइए, लव फैलाइए, कितना गर्मी पैदा करेंगे, कितना जहर फैलाएंगे।
बस करिए ना, दिलों को जोड़ने का काम करिए मोदी जी। उनको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहिए, आर्टिकल 21, उनको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ना चाहिए। लव जिहाद लंबे समय से आरएसएस का एजेंडा रहा है। यूपीएमपी की सरकार ने कानून बनाना शुरू किया तो आरएसएस ने इसे पूरा समर्थन दे दिया। जो इतना असंवैधानिक हो, जिसका रूप इतना क्रूर हो और धोखेबाज हो, उसको रोकना यह इस देश की मौलिक आवश्यकता है और इसलिए उसकी रक्षा करने के लिए इस कानून का बनना बहुत बड़ी ज़रूरत है। लव जिहाद के खिलाफ कानून का कई मुस्लिम संगठनों से जुड़े लोग विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि लव जिहाद का कोई अस्तित्व नहीं है। और मुंबई के पास भिवंडी में बीच सड़क पर हंगामा हो गया। जमीन विवाद को लेकर एक शख्स पर तलवार और लोहे की रॉड से हमला हो गया। हाथों में तलवार, लोहे की रॉड। मुंबई से सटे भिवंडी में दो गुट आपस में बुरी तरह से भिड़ गए। हाफिज चिखलेकर नाम के शख्स पर कुछ लोगों ने अचानक हमला कर दिया। इस पर हफीज की तरफ से भी विरोध हुआ। कुछ देर तक सड़क पर हंगामा होता रहा। बाद में हमलावर मौके से भाग खड़े हुए। ये लड़ाई जमीन विवाद में हुई। इसकी शिकायत पडगा पुलिस थाने में की गई है। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए नीतीश तेजस्वी में कौन बेस्ट, अब विधानसभा में टेस्ट।